हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की बहुत ही मशहूर ट्रेजेडी हैमलेट की, जिसको लगभग 1599 से 1601 में पब्लिश किया गया था। ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है और दुनिया में सबसे ज़्यादा परफॉर्म इसी प्ले को किया गया है। इसकी सेटिंग डेनमार्क में रखी गई है। ये कहानी है दो भाइयों यानी क्लोडियस व किंग हैमलेट की, जिसमें छोटा भाई क्लोडियस अपने ही बड़े भाई किंग हैमलेट को उसके कान में जहर डालकर मार डालता है। फिर इसका साम्राज्य हड़पता है और इसी की बीवी गर्ट्रूड से शादी रचाकर सेलिब्रेशन में लगा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ पड़ोसी देश नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास उन पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो आइए प्ले को शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एलिनसोर के किले से, जहां रात बहुत ठंडी है और मर्सिलस बर्नार्डो किले का पहरा दे रहे हैं। रात आधी गुजर चुकी है, आंखों में नींद व शरीर में थकन महसूस हो रही है। तब उनका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो हूबहू किंग हैमलेट की तरह नजर आ रही है। वही तलवार, वही मयान, वही ड्रेस, वही रौबदार चेहरा। पहरेदार उस पर हमला ही बोलने वाले थे कि इससे पहले वो रूह वहां से चली जाती है और अपनी मौत की हकीकत प्रिंस हैमलेट को बताकर चली जाती है। वो अपनी मौत वो बताती है कि मेरी मौत खुद नहीं हुई, बल्कि मुझे मेरे भाई क्लोडियस ने कान में जहर डालकर तब मार दिया जब मैं महल के बागीचे में सोया हुआ था। रूह सीन से गायब हो जाती है और प्रिंस हैमलेट को अब ये देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और वह इस सच्चाई को जानने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। कभी वो पागल तो कभी अक्लमंद, कभी ओफिलिया के साथ बदसलूकी तो कभी उसकी गोद में सर को रख कर बैठा हुआ दिखाई देता है, कभी फिलॉसफी में तो कभी धर्म में डूबा हुआ नजर आता है। और क्लोडियस भी इस बात की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वाकई हैमलेट पागल हो गया है या पागल होने का दिखावा कर रहा है। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए क्लोडियस हैमलेट के दो यूनिवर्सिटी फ्रेंड रोजनक्रांट्स व गिल्डरस्टन को विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से बुला लेता है। ओफिलिया के फादर पोलोनियस भी हैमलेट की पूरी जासूसी में लगे हुए हैं। वह अपनी बेटी ओफिलिया को हैमलेट के पास भेजते हैं और राजा क्लोडियस को लेकर एक जगह छिप जाते हैं। ओफिलिया हैमलेट के पास जाती है। वह पुराने गिफ्ट्स लौटाने की बात करती है, लेकिन हैमलेट पोलोनियस की चाल को समझ जाता है और वह पागलों की हरकत करता हुआ कहता है कि कौन से गिफ्ट, मैंने तो कभी तुम्हें गिफ्ट नहीं दिए। और वो ओफिलिया से पूछता है, और हाँ, तुम्हारे फादर कहाँ हैं, क्या बताओगी? दूसरी जगह जब हैमलेट को उसकी माँ के पास जाता हुआ पोलोनियस देख लेता है, तब वो क्लोडियस को बताता है और खुद जाकर पर्दे के पीछे छुप जाता है और क्लोडियस प्रार्थना में लग जाता है। हैमलेट क्लोडियस को प्रार्थना करते हुए देखकर बस मारने ही वाला होता है। अचानक उसको ख्याल आता है कि अगर वो प्रार्थना करते हुए क्लोडियस को मार देगा तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। इसलिए हैमलेट उसको फिलहाल बख्श देता है और अपनी माँ के पास जाकर उससे गिले शिकवे करने लगता है। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि गर्ट्रूड शोर मचा देती है। उसका शोर सुनकर पोलोनियस उसकी मदद करने के लिए जैसे ही पर्दे के पीछे से निकलने की कोशिश करता है, हैमलेट पोलोनियस को कत्ल कर डालता है और वहां से भाग निकलता है। अब क्लोडियस हैमलेट को गिल्डरस्टन व रोजनक्रांट्स के साथ में
इंग्लैंड भेजने की कोशिश कर रहा है। वह उनके साथ में एक लेटर भी भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि हैमलेट को इंग्लैंड आते ही मार डालना। लेकिन हैमलेट ने अपने नाम की जगह गिल्डरस्टन और रोजनक्रांट्स का नाम लिख दिया, जिससे वो दोनों इंग्लैंड जाते ही मार दिए गए। अब बात आती है कि हैमलेट को कुछ पायरेट्स वापस डेनमार्क लेकर आ गए। यहाँ वह अपने दोस्त होरेशियो के साथ एक कब्रिस्तान में चला जाता है। जहाँ कुछ लोग कब्र खोद रहे थे, वो उसी जगह एक खोपड़ी पड़ी हुई देखता है, जिसको हैमलेट अपने बचपन के जेस्टर के रूप में पहचान लेता है। उधर किंग क्लोडियस, गर्ट्रूड, लियर्टीज वे कुछ शाही लोग ओफिलिया का जनाजा लेकर आ रहे हैं, जिसको देखकर हैमलेट कब्र में कूद जाता है। लियर्टीज हैमलेट को अपनी बहन व फादर की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। दोनों में लड़ाई शुरू होने वाली थी कि क्लोडियस उनको छुड़वा देता है। वे दरबार में दोनों को लड़ने की तैयारी करने के लिए बोल देता है। दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। वो दरबार में आकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। क्लोडियस पहले से ही जहर में बुझी हुई तलवार लियर्टीज को देता है, जबकि हैमलेट को एक सादा तलवार दी जाती है। लड़ाई के दौरान हैमलेट को एक जख्म लगता है, जिसको हैमलेट फौरन ही महसूस कर लेता है। तब बड़ी ही चालाकी के साथ में हैमलेट लियर्टीज को मौत के घाट उतार देता है। बेटे की जीत से खुश होकर बेचारी अनजान गर्ट्रूड जहर मिली हुई शराब पी जाती है, जिसको क्लोडियस ने पहले से ही हैमलेट के लिए रखा हुआ था। माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर हैमलेट की ममता जाग उठती है। वे किसी तरह से अपने आप को संभालता है और क्लोडियस को भी उसी तलवार से मौत के घाट उतार देता है। वे बची हुई जहरीली शराब उसके मुंह में उड़ेल देता है। यहाँ हैमलेट का दोस्त भी मरने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन हैमलेट उसको ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा जीना ज़रूरी है, क्योंकि तुम हमारी कहानी को सबको सुनाओगे। आखिर में नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास सीन में आ जाता है और हैमलेट उसको वहाँ का राजा घोषित कर देता है। फोर्टिनब्रास प्रिंस हैमलेट का जो फ्यूनरल होता है उसको बहुत ही सम्मान के साथ कराता है। अब दोस्तों, इस प्ले में एक दूसरा प्ले है जिसको माउस स्ट्रैप या फिर प्ले विद इन प्ले है। ये तो छोटा सा सीन है, इसको जानना ज़रूरी है। इस प्ले का टाइटल है मर्डर ऑफ गोनज़ैगो। इसको हैमलेट ही परफॉर्म करवाता है। 12 से 16 लाइन वो खुद ही उसमें ऐड कर देता है। इस प्ले में वही सब कुछ दिखाया जाता है जो शुरू में किंग हैमलेट की आत्मा या रूह ने हैमलेट को बताया था। प्ले देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं। गर्ट्रूड आती है, पोलोनियस आता है और खुद क्लोडियस भी वहाँ पर आ जाता है। और क्लोडियस के फेस एक्सप्रेशन को समझने के लिए होरेशियो वे हैमलेट दोनों तैयार रहते हैं। हैमलेट तो ओफिलिया के गोद में अपने सर को रखकर बैठ जाता है ताकि वो सामने से क्लोडियस के चेहरे को साफ देख सके। अब जैसे ही प्ले में सीन आता है कान में जहर डालने वाला, तो इस सीन को देखकर क्लोडियस परेशान हो जाता है। वह चीखने लगता है कि लाइट ऑन करो, लाइट जलाओ, रोशनी करो, ये सब क्या चल रहा है, और वहाँ से भाग जाता है। लाइट ऑन की जाती है, लेकिन यहाँ पर हैमलेट का जो भी प्लान था वो पूरा हो गया था और यहीं से हैमलेट जो है कोशिश करता है और कोशिश में लग जाता है क्लोडियस को मारने के लिए। तो दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।